हेलो एवरीवन, आई एम पलक चौधरी। वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 12th। तो देखते हैं 21 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला AB2 and AB4 व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 gram of AB2 lower the freezing point of 2.3 Kelvin whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin। KF हमें गिवन है, कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सवाल हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास कंसीडर ये हमारा एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर हमारे पास बेंजीन है। कितना ग्राम बेंजीन है? तो हमारे पास 20 ग्राम बेंजीन इन्होंने दे रखा है, मतलब C6H6 20 ग्राम बेंजीन इस कंटेनर में है। अब इस कंटेनर में हम एक कंपाउंड डालते हैं, एक सोल्यूट इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो सोल्यूट है AB2, ठीक है। जनरल फॉर्मूला उसका दे रखा है, क्या है? AB2। कितना ग्राम? 1 ग्राम AB2 को हम 20 ग्राम बेंजीन के अंदर डालते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर बेंजीन जाएगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज आएगा? तो ΔTF हमें दे रखा है, मतलब 1 ग्राम AB2 इंट्रोड्यूस करते ही अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया? तो 2.3 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट इसका कम हो गया। अब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इसी बीकर के अंदर जहां पे 20 ग्राम बेंजीन ही है, लेकिन अब हमने एक दूसरा सोल्यूट डाला है जो कि क्या है? AB4। कितना डाला है? 1 ग्राम ही उसको डाला है। इसका अब ये नहीं डाला है ना। दूसरे केस में हमने क्या करा, 20 ग्राम बेंजीन में यही 1 ग्राम AB4 कंपाउंड इंट्रोड्यूस करवाया। ऐसा करने पे जो चेंज आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो कितना आएगा? तो यहाँ पे ΔTF हमें दे रखा है 1.3 केल्विन। ये हमें कहानी दे रखी है कि अगर 20 ग्राम बेंजीन के अंदर 1 ग्राम AB2 हम डालते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में 2.3 केल्विन का चेंज आता है, और अगर 20 ग्राम बेंजीन के अंदर हम 1 ग्राम AB4 डालते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में 1.3 केल्विन का चेंज आता है। अब हमें क्या करना है इसमें हमें जो ये कंपाउंड है AB2 और AB4, इसमें A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन है हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें 2 केस दिख रहे हैं। पहला है केस 1। केस 1 हम किसके लिए मानते हैं? 4AB2, ठीक है। AB2 कंपाउंड के लिए हम बात कर रहे हैं केस 1 की। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हमें गिवन है कि 20 ग्राम बेंजीन है, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है W1। कितना हमें दे रखा है? 20 ग्राम। दूसरा हमें ये भी बताया कि हमने 1 ग्राम ऑफ AB2 उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा है, इसका मतलब W2 हमें दे रखा है 1 ग्राम, ठीक है। और चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ΔTF की वैल्यू हमें गिवन है 2.3 केल्विन। ये हमें दे रखा है पहले केस के लिए, मतलब AB2 कंपाउंड के लिए। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 हम मान रहे हैं 4AB4 कंपाउंड है ना। AB4 कंपाउंड की हम बात अब कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा बेंजीन तो 20 ग्राम ही है, मतलब W2 है 20 ग्राम। हमने यहाँ पे W1 है 20 ग्राम, W2 मतलब हमने सोल्यूट कितना डाला? वो भी 1 ग्राम ही डाला है, तो 1 ग्राम हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो चेंज आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो आएगा 1.3 केल्विन, और KF तो बेंजीन के लिए हमें 5.1 दे ही रखा है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन हमने पढ़ी है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट वाली इक्वेशन। क्या है अपनी इक्वेशन? ΔTF मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होता है KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ये हमारी क्या है? ये हमारी होती है प्रॉपर्टी, मतलब जो हमने इक्वेशन पढ़ी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वहां पे। अब यहाँ पे क्या करना है? वैल्यू पुट कर दो। देखो ΔTF की वैल्यू की जगह, ΔTF की जगह हम क्या कर देंगे? 2.3 लगा देंगे। अच्छा यहाँ पे मैं बता देती हूँ हमें करना क्या है। इस इक्वेशन से हम ना M2 की वैल्यू, मतलब पहले केस में हम लगा रहे हैं, पहले केस में हम इसको लगा रहे हैं, तो पहले हम AB2 का मोलर मास हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको अगर हम इधर लेकर आए तो अपनी इक्वेशन M2 इज इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ΔTF इंटू W1, ये बन जाएगी ना। ये M2 मतलब मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इधर आ जाएगा, तो ये ΔTF इधर आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करो और M2 यानी कि AB2 का जो मोलर मास है वो हमें मिल जाएगा। KF की जगह KF की अच्छा ये KF है, ये हमें कितना दे रखा है? 5.1 दे दिया। W2 कितना है? W2 1 है, यानी सोल्यूट हम कितना डाल रहे हैं? 1 ग्राम डाल रहे हैं। यहाँ पे ΔTF चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है? 2.3, और W1 मतलब सॉल्वेंट का मास कितना है? 20 ग्राम है। इसको जरा हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इससे कट गया,
2 से ये जाएगा 50 और बाकी का जो बचा हुआ है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अपना इसको करो तो ये हो जाएगा 255 हो जाएगा ना, 255 डिवाइडेड बाय 2.3। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 110.87 ग्राम पर मोल। ये हमारा आ गया मोलर मास। किसका मोलर मास आ गया? AB2, यानी AB2 कंपाउंड का पूरे का जो मास है वो हमें पता चल गया 110.87 ग्राम पर मोल हमें पता चल गया। अब सिमिलरली हम इसी इक्वेशन का यूज करके सेकंड केस में AB4 कंपाउंड का मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही वाली इक्वेशन हम लगाते हैं, डायरेक्टली मैं लिखती हूँ। इसके लिए अब हम लगा रहे हैं, तो M2 इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन है अपनी, क्या है? KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल TF इंटू W1। ठीक है, यही इक्वेशन है। अब हम ये किसके लिए लगा रहे हैं? सेकंड केस के लिए लगा रहे हैं। तो देखो यहां से भी हमें मोलर मास मिल जाएगा AB4 का। KF की वैल्यू तो सेम ही है, 5.1 हमने रख दी। W2 की जगह हमारा क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। डेल TF चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इस बार कितना हुआ है? 1.3। बाकी सारी चीजें सेम है। देखो KF की वैल्यू इधर भी है, इधर भी है, इधर भी हमने 1 ग्राम सोल्यूट लिया है, इधर भी लिया है, और हमारा जो बेंजीन है वो भी 20 ग्राम इधर भी है, इधर भी है। बस चेंज क्या आ रहा है? चेंज हमारा आ रहा है जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो चेंज आ रहा है। इधर डेल TF अपना 2.3 था, इधर डेल TF अपना 1.3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ये W1 की वैल्यू, W1 हमारा कितना है? 20 हमें दे रखा है। 0 से ये कट जाएगा, ये यहाँ से कटेगा 50 टाइम। इसको अब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? ये वही 255 आएगा ऊपर, और डिवाइडेड बाय 1.3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 196.15 ग्राम पर मोल। ये हमें मिल गया AB4 का मोलर मास। ठीक है, तो यहां से हमने निकाल लिया AB2 का मोलर मास, यहां पे निकाल लिया AB4 का मोलर मास। अब क्या करना है? अब देखो ध्यान से देखना, यहीं से हमारी इंपॉर्टेंट कहानी शुरू हो रही है। क्या है? हम एक काम करते हैं, इसमें A के एटॉमिक मास को हम X मान लेते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल H2O है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का मोलर मास हमें पता होता है 1 है, ऑक्सीजन का मोलर मास हमें पता होता है कितना है? 16 होता है। इसका मतलब इसका कुछ मोलर मास होता है, इसका कुछ मोलर मास होता है। तो सिमिलरली जो हमारा जैसे कंपाउंड है AB2 या हमारा कंपाउंड है AB4, तो दोनों कंपाउंड में A और B हैं। तो हम A के मोलर मास को हम एज्यूम कर लेते हैं X और B के मोलर मास को मान लेते हैं Y। तो जो इधर होगा A का वही इधर हो जाएगा X, और B का मोलर मास इधर भी क्या हो जाएगा? Y। ठीक है, मतलब A का मोलर मास, एटॉमिक मास हमने X मान लिया, B का एटॉमिक मास हमने Y मान लिया। तो ये पहले हमें एज्यूम करना है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट एटॉमिक मास ऑफ A be X एंड ऑफ B बी वाई। मतलब A के एटॉमिक मास को हम X मान रहे हैं, B के एटॉमिक मास को हम Y मान रहे हैं। अब देखो ऐसा हमने करा क्यों है? क्योंकि हमें पता है, हमें मोलर मास पता है, मोलर मास ऑफ AB2 कंपाउंड का मोलर मास हमें पता है। हमने सोल्व करा, कितना है? 110.87। अब एक बात बताओ, जैसे अगर हमें CH4 का मोलर मास निकालना है, फॉर एग्जांपल CH4 का मोलर मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम कार्बन का मोलर मास रखेंगे यानी 12, फिर हम एक हाइड्रोजन का मोलर मास रखेंगे 1, और फिर जितने हाइड्रोजन है उनसे कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई। यही करते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो A का मोलर एटॉमिक मास हमने कितना मान रखा है? X, तो यहाँ पे हम X रख देंगे। फिर प्लस करते हैं B का कितना है? Y, और है हमारे पास कितने B के एटम? 2 एटम है। इसका मतलब Y की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 2Y इज इक्वल हो जाएगा 110.87। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। बस यही क्रूशियल चीज थी जो समझनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझ में आनी चाहिए कि X है A का मोलर मास। अब जब हम कभी भी मोलर मास निकालते हैं तो क्या करते हैं कि पहले वाले एटम का एटॉमिक मास रखते हैं, फिर दूसरे वाले का रखते हैं, और पहला और दूसरा या जितने भी होते हैं उन सबके जितने जितने एटम हमें दे रखे हैं उनसे कर देते हैं उनकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे A का मोलर मास X रख दिया, B का Y है, और B है कितने? 2 एटम है B के, तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 से। तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई X + 2Y इज इक्वल टू 110.87। सिमिलरली हम क्या करेंगे? हमें मोलर मास पता है, मोलर मास ऑफ AB4 कंपाउंड का मोलर मास भी हमें पता है कितना है? 196.15। यहाँ पे भी क्या करो? A का एटॉमिक मास है X, B का एटॉमिक मास है Y, और है कितने Y हमारे पास? 4, तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया
x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 196.15। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकेंड। अब बस इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 196.15 और ये हमें सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 110.87। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4y में से 2y जाएंगे, हमारे पास कितना मिलेगा, हमें 2y मिल जाएगा। 196.15 में से हम क्या करेंगे, 110.87 को हम माइनस करेंगे तो हमें 85.28 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 2 पहुँच जाएगा इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। तो हमें y का एटॉमिक मास कितना मिल गया, 42.64 ग्राम। ये हमारा क्या हो गया, y का एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, अभी हमें x का भी निकालना है। तो x का निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू पुट कर दो। तो हम फर्स्ट में कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, x प्लस 2y, y की वैल्यू क्या रखेंगे, 42.64 इज इक्वल्स टू 110.87। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 4 8, 2 6 12, 2 4 और 8, एक सेकेंड, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, यहाँ 5 आएगा, है ना। 85.28 इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 110.87। यहाँ से 110.87 माइनस ये जो हमें पॉजिटिव है ये उधर जाएगा तो हमें मिलेगा नेगेटिव 85.28। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 9, यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हमें मिलेगा 2। तो हमें कितना मिल गया, 25.59 ग्राम। ये हमें मिल गया x का एटॉमिक मास। अब a का एटॉमिक मास हमने x माना था और b का एटॉमिक मास हमने y माना था। हमें x की वैल्यू भी मिल गई, y की भी मिल गई। इसका मतलब a का एटॉमिक मास ये हो गया, ये किसका एटॉमिक मास है, a का, और ये किसका एटॉमिक मास है, b का। यही हमें निकालना था, a और b के एटॉमिक मासेस हमें कैलकुलेट करने थे, वो हमने कैलकुलेट कर लिए। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। मतलब क्या है कि 36 ग्राम ग्लूकोज को हमने 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डाल रखा है। ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 30 ग्राम ग्लूकोज हमने डाला और उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमें दे रखा है 4.98 बार। तो पहले जो गिवन है लिख लेते हैं। टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन, तो टेम्परेचर हम लिखेंगे 300 केल्विन। उसके बाद हमें पता है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे ग्राम आना चाहिए, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 36 ग्राम ग्लूकोज हमने डाल रखा है। तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, और सोल्यूट के मास को हम क्या लिखते हैं, W2। W2 हमें दे रखा है 36 ग्राम। उसके बाद वॉल्यूम दे रखा है हमें सॉल्यूशन का, कितना दे रखा है, 1 लीटर, 1 लीटर, और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमें दे रखा है, पाई हमें गिवन है 4.98 बार। ठीक है, 4.98 बार ये हमें दे रखा है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कहानी कुछ इस तरह है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 36 ग्राम ग्लूकोज हमने डाला, टेम्परेचर उस टाइम पे 300 केल्विन था, तब उस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया वो कितना हो गया, 4.98 बार हो गया। अब आपको क्या करना है, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.5 टू बार एट द सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन। अब ये तो एक इन्फॉर्मेशन हमें दे दी। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर इसी टेम्परेचर पर, मतलब 300 केल्विन टेम्परेचर पे हम क्या करें, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, किसका, ग्लूकोज का ही, कि ग्लूकोज को पानी के अंदर डाल के हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करें और उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आए 1.52 बार आए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। मतलब दूसरे केस में हमें
पाई डैश मान लेते हैं ना, जो हमें पाई गिवन है, दूसरे केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है वो कितना है 1.52 बार हमें दे रखा है। टेम्परेचर सेम ही है, मतलब 300 केल्विन ही रहेगा। अब उसमें हमें क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता होगा, क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT, है ना, ये होता है पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, C हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, R कांस्टेंट हो जाएगा और T क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू रखेंगे, T की वैल्यू रखेंगे और R को निकाल लेंगे। और फिर इसी R को हम दूसरे केस में दोबारा यही फॉर्मूला लगाएंगे, पाई इज इक्वल्स टू CRT, यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट करके और कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लूकोज हमें सॉल्यूट दे रखा है, उसका हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, फिर भी हम देख लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज का मोलर मास क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, कार्बन कितना 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 और ऑक्सीजन का 16 × 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 ग्राम पर मोल आएगा। इसको सॉल्व करके 180 ग्राम पर मोल, तो ग्लूकोज का मोलर मास हमें मिल गया कितना है, 180 ग्राम पर मोल है। अच्छा एक बात और बता दूं, ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट है। सोल्यूट के मोलर मास को हम क्या लिखते हैं, M2 लिखते हैं, ठीक है, या यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, ये M2 हम निकाल रहे हैं, मतलब मोलर मास निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने इक्वेशन पे। क्या इक्वेशन है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। यहाँ पे देखो पाई की जगह पाई ही रहने दो, C क्या होता है, यहाँ पे C होता है मोलैरिटी। यही एक्सेप्शन था, देखो आपने पढ़ा होगा 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से 3 में मोलैरिटी का यूज होता है, लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहां पे हम C कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी में नहीं करते, यहाँ पे करते हैं मोलैरिटी में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और फिर हम कर देंगे R × T। इसको थोड़ा और ठीक कर लो जरा, तो मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ पर R और T आ जाएगा। अब सिंपल बस वैल्यू रखो और सोल्व कर लो। पाई की जगह पे हम रखेंगे कितना, 4.98। W2 हमें दे रखा है कितना, 36। M2 हमने निकाला था 180, वॉल्यूम हमें दे रखा है 1 लीटर, और R हमें निकालना है, और टेम्परेचर हमें कितना दे रखा है 300 केल्विन, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करी, सब कुछ इधर ले आओ, हमें R निकालना है, तो क्या करेंगे 4.98 × 180, 36 डिवाइड में जाएगा और 300 भी डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल्स टू R। इस पूरे को कट करेंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से ऊपर नीचे काटेंगे, सॉल्व जब हम करेंगे तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0.083, ठीक है, ये हमें मिलेगी। अब देखो R की जो यूनिट है वो आपको लिखनी पड़ेगी, तो ध्यान से देख लो यूनिट हम कैसे लिखे। तो R की यूनिट अगर हम यहाँ से, R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई अपॉन CT, ठीक है। यहाँ से R की पाई ऐसे ही रहेगा और C और T आ जाएगा अपोन में, तो R की यूनिट क्या बनेगी, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार, हमें यहाँ पे दे रखी है। C है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ से देख लो चाहे तो, ये वॉल्यूम ऊपर जाएगा, तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा, लीटर बार, मोल्स नीचे आएगा तो पर मोल हो जाएगा, और टेम्परेचर भी नीचे आएगा तो पर केल्विन हो जाएगा। ये अपनी हो गई R की वैल्यू विद यूनिट का ध्यान रखना। तो 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ये हो गई R की वैल्यू, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ये हो गई R की हमारे पास वैल्यू। अब क्या करो, दोबारा से इक्वेशन लगाएंगे, पाई इज इक्वल्स टू CRT, लेकिन इस बार हम दूसरे केस के लिए लगाएंगे, तो यहाँ पर पाई डैश हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन भी C डैश मान लेते हैं, R की वैल्यू तो सेम ही रहेगी और T भी हमारा सेम ही है क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो पाई डैश हमें दे रखा है कितना, 1.52, C डैश हमें निकालना है। R की वैल्यू देखो हमारी कितनी आई है, 0.083 यही है, और टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन। अब वो सारी चीजें इधर आ जाएगी, तो 1.52 डिवाइडेड बाय 0.083 इंटू 300 इज इक्वल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब C डैश। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा 0.06
1 और कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया मोलैरिटी यहाँ पे होता है तो हम कैपिटल M लिख देंगे, ये हमें मिल गया C डैश। यही हमसे पूछा था, कॉन्सेंट्रेशन पूछा था, क्या हो जाएगा जब ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार हो, तो हमें पता चल गया कि जब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार होगा तो उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.061 M मतलब मोलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर रिट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर। तो हमें इसमें 5 पेयर दे रखे हैं, ठीक है, 5 कंपाउंड्स दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनके बीच में किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर रिट्रैक्टिव इंटरेक्शन बनेगा, मतलब किस तरह की बॉन्डिंग होगी, किस तरह की अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर काम करेगी। सबसे पहले हमें दे रखा है एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन। तो देखो एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन दोनों ही क्या हैं, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड्स हो गए है ना। तो ये दोनों क्या हैं अपने, बोथ आर नॉन पोलर, तो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स हो जाएंगे। अब नॉन पोलर कंपाउंड्स के बीच में किस तरह की इंटरेक्शन आती है, वैन डर वाल्स फोर्स उनके बीच में एक्ट करती है। तो यहाँ पर कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एक सेकेंड, यहाँ पर आएगा वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। दूसरा दे रखा है I2 एंड CCl4, मतलब ये आयोडीन है और ये CCl4 हमें दे रखा है। तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों ही क्या है, नॉन पोलर हैं, और अगर दोनों ही नॉन पोलर है तो कैसा वैन डर वाल्स फोर्स यहाँ पे भी काम करेगा। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि ये दोनों ही कंपाउंड नॉन पोलर हैं, तो यहाँ पर भी कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, वैन डर वाल इंटरेक्शन काम करेगी। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या फोर्स है, तो क्लास 11th में पहला ही चैप्टर जो पढ़ा है वो फोर्स से रिलेटेड ही पढ़ा है कि वैन डर वाल्स फोर्स क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इस तरह की जो इंटरेक्शंस हैं वो क्लास 11th में ऑलरेडी सिलेबस में कवर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर देख लिया कि एन हेक्सेन एन ऑक्टेन, क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं तो वहाँ पे वैन डर वाल इंटरेक्शन आ जाएगी। I2 CCl4 ये भी दोनों नॉन पोलर हैं तो यहाँ पर भी वैन डर वाल इंटरेक्शन आ जाएगी। अब देखो NaClO4 ये क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये अपना क्या हो गया, ये एक आयनिक कंपाउंड हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। अब आयनिक कंपाउंड हो गया, हमें कैसे पता, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा, कैसे, Na+ एंड ClO4- में। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। और वाटर तो हम ऑलरेडी जानते हैं, वाटर क्या होता है, वाटर होता है हमारा एक पोलर कंपाउंड, वाटर है ना, H2O H+ OH-। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एक पोलर कंपाउंड होता है। ठीक है, अब एक है हमारे पास आयनिक कंपाउंड, एक है हमारे पास पोलर कंपाउंड, तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी भाई, तो यहाँ पर एक्ट करेगी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, यानी आयन और डाइपोल के बीच में, ये आयन बन गए, ये डाइपोल बन गया, तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं मिथेनॉल एंड एसीटोन। तो देखो ये क्या है, मिथेनॉल मतलब एल्कोहल है, एक एसीटोन मतलब कीटोन है। एल्कोहल कीटोन ये दोनों ही क्या हो गए, हमारे पोलर कंपाउंड हो गए, है ना, दोनों ही हमारे कैसे हो गए, पोलर कंपाउंड हो गए। तो क्योंकि अगर दोनों पोलर कंपाउंड है तो इनके बीच में कैसी इंटरेक्शन आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हम यहाँ पर कहेंगे बोथ आर पोलर, तो ये हमारे क्या है, दोनों ही पोलर कंपाउंड्स हैं, दोनों ही हमारे क्या हैं, पोलर कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर किस तरह की फोर्स एक्ट करेगी इनके बीच में, तो यहाँ पर बन जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें दे रखा है एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन, ये दोनों भी क्या है, हमारे पोलर कंपाउंड हो गए, दोनों पोलर है तो दोनों के बीच में कैसी फोर्स एक्ट करेगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पे भी काम करेगा। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ये दोनों क्या है, पोलर कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड्स हैं तो इनके बीच में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इनके बीच में एक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा जो 5 पेयर हमें दे रखे हैं कंपाउंड के, उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्स हमने यहाँ पर बता दी। बहुत आसान है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बेस्ड ऑन द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सोल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन। तो बेसिकली हमें क्या दे रखा है, ये 4 हमें कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, और हमें क्या बताना है, एन ऑक्टेन के अंदर हमें इन्हें सोल्यूबल कराना है, मतलब एन ऑक्टेन के अंदर हम इन्हें डिसॉल्व करवाएंगे। अब हमें ये बताना है कि एन ऑक्टेन के अंदर सोल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है, मतलब हमें बेसिकली ये बताना है कि एन ऑक्टेन में इन चारों में से सबसे जल्दी कौन सॉल्युबल होगा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा कम कौन सॉल्युबल होगा। तो बेसिकली हमें इनकी सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर पे इन्हें अरेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, एन ऑक्टेन जो हमें जिसमें हमें इन्हें डिसॉल्व करवाना है, ये हमारा कैसा कंपाउंड है, ये है एक नॉन पोलर कंपाउंड, ये है एक नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है। अब हमने पहले ही पढ़ा था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, ये एक लाइन थी हमारी स्टार्टिंग में ही कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर कंपाउंड के अंदर पोलर कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएंगे, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर डिसॉल्व होंगे। तो अगर ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है तो इसके अंदर इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन डिसॉल्व हो जाएगा, जो नॉन पोलर है। तो पहले तो हम इनकी पोलैरिटी के बेस में इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी के बेस पर हम इनको क्या करेंगे, अरेंज करते हैं। तो देखो इन सब में सबसे ज्यादा पोलर कौन दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है KCl, क्यों, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है, K+Cl-, तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन हो गया, KCl, ठीक है। KCl से कम कौन हो जाएगा, तो KCl से कम पोलर हमें दिख रहा है ये CH3OH, क्यों, क्योंकि एक एल्कोहल है ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे, फिर उससे कम पोलर हो जाएगा CH3OH, उससे और कम पोलर क्या हो जाएगा, ये साइनाइड ग्रुप जो है, मतलब CH3CN हमें दिख रहा है, और सबसे कम पोलर हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन एक हाइड्रोकार्बन है, तो ये तो नॉन पोलर ही है बिल्कुल। तो पोलैरिटी के बेस पे हम कह सकते हैं कि सबसे कम पोलर साइक्लोहेक्सेन है, फिर उससे ज्यादा CH3CN है, उससे ज्यादा CH3OH है, और सबसे ज्यादा पोलर कौन है, KCl है। अब देखो हमें नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व करवाना है, तो नॉन पोलर के अंदर वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा जो सबसे कम पोलर होगा, और सबसे कम पोलर क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो बेसिकली जो सबसे कम पोलर है वो इसमें सबसे जल्दी डिसॉल्व होगा, मतलब साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी के बेस पर अगर हम इनको अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। सबसे ज़्यादा कौन सोल्यूबल होगा, साइक्लोहेक्सेन। क्यों भाई, क्योंकि वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर ही सबसे ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। उससे कम हो जाएगा CH3CN, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा कम नॉन पोलर है। फिर उससे भी कम होगा हमारे पास CH3OH, और सबसे ही कम डिसॉल्व होगा KCl सबसे कम इसके अंदर घुलेगा, क्यों, क्योंकि KCl एक पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर के अंदर पोलर कभी नहीं घुल सकता, तो KCl इसमें सबसे कम डिसॉल्व होगा, और सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन डिसॉल्व हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच आर सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हमें यहाँ पर 6 कंपाउंड दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड इनसॉल्युबल है, कौन सा पार्शियली सॉल्युबल है, और कौन सा कंपाउंड हाईली सॉल्युबल है पानी के अंदर। मतलब पानी में कौन जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, कौन पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, कौन नहीं होगा, और कौन पार्शियली डिसॉल्व होगा, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखो पानी, वाटर क्या होता है, एक पोलर कंपाउंड होता है। अब अगर हमें पानी के अंदर कोई चीज डिसॉल्व करवानी है तो वो भी क्या होनी चाहिए, पोलर, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो वाटर है एक पोलर कंपाउंड, तो उसमें पोलर ही सबसे जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं एक एक करके, जैसे हमें दे रखा है फिनोल, तो C6H5OH। तो देखो फिनोल में क्या है, एक हमें OH ग्रुप दिख रहा है, तो ये जो OH ग्रुप है ये तो हमारा कैसा ग्रुप हो गया, ये हो गया पोलर ग्रुप, ठीक है। लेकिन हमें जो ये दिख रहा है, ये जो C6H5 ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन पोलर ग्रुप, ठीक है। तो इसके अंदर हमें एक पार्ट पोलर भी दिख रहा है, एक नॉन पोलर भी दिख रहा है, तो इसीलिए ये पार्शियली सॉल्युबल होगा। ये क्या हो जाएगा, पार्शियली सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब ना तो पूरी तरह से सॉल्युबल रहेगा, ना ही बिल्कुल इनसॉल्युबल रहेगा। तो ये पार्शियली सॉल्युबल है, मतलब कहीं बीच में थोड़ा बहुत ही इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा देखते हैं टोल्यूइन। तो टोल्यूइन की बात करो, टोल्यूइन देखो C6H5CH3, ये पूरी तरह से क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है ना, पूरी तरह से नॉन पोलर कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन हमें दिख रहा है, नॉन पोलर कंपाउंड है। अब क्योंकि ये क्या है,
नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर और डिसॉल्व किस में कराना है, पानी में, जो कि है पोलर। तो नॉन पोलर कभी भी पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए हम कह देंगे ये क्या है, ये इनसॉल्युबल है, ये बिल्कुल भी उसमें नहीं घुलेगा, ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल हो गया। आगे चले, फॉर्मिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। तो देखो फॉर्मिक एसिड में क्या है, ये एसिड है CH3COOH, ये हमारा होता है एक पोलर कंपाउंड, क्योंकि ये पोलर है, ये है एक पोलर कंपाउंड, ठीक है, ये पोलर कंपाउंड है, तो ये पूरी तरह से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह देंगे ये क्या है, सोल्यूबल है, पानी के अंदर, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा ना, हाईली सोल्यूबल है, यहाँ पे हम लिखेंगे हाईली सोल्यूबल है, मतलब पूरी अच्छी तरह से पानी के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करें तो इथाइलिन ग्लाइकोल भी कैसा कंपाउंड है, ये भी एक पोलर कंपाउंड है। इथाइलिन ग्लाइकोल भी क्या है, पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड है तो पानी के अंदर सोल्यूबल तो होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये भी क्या है, हाईली सोल्यूबल है, मतलब बहुत जल्दी से और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो देखो CaCl3 क्लोरोफॉर्म क्या है, ये हमारा एक नॉन पोलर कंपाउंड है। अब नॉन पोलर कंपाउंड है, ये क्या हो गया, नॉन पोलर कंपाउंड हो गया, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर कंपाउंड क्या होगा, पोलर के अंदर तो घुलेगा नहीं, मतलब ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। इनफैक्ट आपने कई बार देखा होगा एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो पानी में जब हम क्लोरोफॉर्म डालते हैं ना, तो क्लोरोफॉर्म की लेयर हमें एक अलग दिख जाती है, वो उसमें मिक्स नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलर है और पानी पोलर है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि ये इनसॉल्युबल है, मतलब ये पानी के अंदर नहीं घुलेगा, ठीक है। अब बचा ये हमारा पेंटेनॉल। पेंटेनॉल में देखो एक तो OH ग्रुप हमें दिख रहा है, तो ये जो OH ग्रुप है ये हो जाएगा अपना पोलर, ठीक है। और जो हमारा ये C5H11 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, C5H11, ये जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है ये हो जाएगा नॉन पोलर पार्ट इसका, ठीक है। अब इसका एक पोलर पार्ट है, एक नॉन पोलर पार्ट है, और नॉन पोलर काफी बल्की पार्ट है। देखो 5 कार्बन लगे हुए हैं, 8 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो नॉन पोलर पार्ट इसका ज्यादा है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, पार्शियली सोल्यूबल होगा, मतलब थोड़ा बहुत पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ये भी क्या होगा, पार्शियली सोल्यूबल कंपाउंड होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो इसी के साथ हमने क्या करा, 21 से 25 तक सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 के हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम आगे के क्वेश्चन अपने आने वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।